सुप्रभात। हिंदी व्याकरण की कक्षा में 11वीं या 12वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश पर चर्चा की थी और मैंने आप लोगों से ये अनुरोध किया था कि आप लोग घर पर बैठकर उसका अभ्यास कीजिए। जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए कि उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आसानी से उसका उत्तर आप दे पाओगे। आज का जो हमारा विषय है जिसे हम रचनात्मक लेखन कहते हैं, माने कोई रचना लिखना। कई बार हम देखते हैं कि प्रश्न हमसे पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में 12 की अनुच्छेद लेखन, और अंत में जो है जिससे आप लोग पूर्व परिचित भी हो, निबंधनात्मक लेखन यानी निबंध लेखन। इसलिए मैंने यहाँ तीनों बिंदुओं का उल्लेख कर दिया है कि आपसे जो भी प्रश्न पूछे तो आप भयभीत न हो, आप किसी असमंजस की स्थिति में ना आए कि सर रचनात्मक लेखन क्या होता है या अनुच्छेद लेखन क्या होता है। निबंध लेखन तो सर हम लोगों ने सुना था, लेकिन ये निबंधनात्मक लेखन क्या होता है, इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है निबंधनात्मक लेखन। क्योंकि निबंध लेखन आप प्रारंभिक कक्षाओं से अभ्यास करते हुए आ रहे हो, तो जो भी प्रश्न आपसे पूछे आपको कुछ बिंदुओं पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला है रचनात्मक लेखन, यानी आपको एक विषय दे दिया जाएगा, वहां पे आपकी रचना की क्षमता को देखी जाएगी, यानी आपके लेखन के कौशल को देखा जाएगा। उस विषय क्या हो सकता है, वर्णनात्मक हो सकता है, विचारात्मक हो सकता है, भावात्मक हो सकता है, संस्मरणात्मक हो सकता है, व्यंग्यात्मक हो सकता है। यानी जो विषय आपको दिया गया है, अब वहां पे हो सकता है कि आपको उसको वर्णन करना पड़े, उसके बारे में विस्तार से बताना पड़े। हो सकता है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कहा जाए आपसे कि ये जो विषय है इस विषय को लेकर आपके विचार क्या हैं, आपके मंतव्य क्या हैं, आप इस विषय को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। हो सकता है आपके भावनात्मक आधार पे भी हो, वहाँ आपकी भावनाएं हैं। संस्मरणात्मक यानी संस्मरण जिसे हम कहते हैं, कोई पुरानी घटना हो जिसके विषय में आपको याद करना हो। मान लीजिए आप कहीं घूमने के लिए गए हुए थे और आप वहाँ से घूम कर आए हो, आप यात्रा कर आए हो, और कुछ दिनों बाद आपसे जब पूछा जाता है कि आप जो वहाँ की यात्रा करने गए थे आपको कैसा लगा। संस्मरण यानी याद करना है, वहाँ पे याद करके लिखना है। और एक है व्यंग्यात्मक, किसी एक विषय को लेकर जिस विषय से आप संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन आप प्रत्यक्ष उसका विरोध भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते, व्यंग के माध्यम से। कई ऐसे मुहावरे या कहावतें आपने सुने हो, क्या कहते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि नाचने आता नहीं है और बोला जाता है कि जो जगह मुझे दी गई है नृत्य करने के लिए वो जगह ही ठीक नहीं है, उचित नहीं है, टेढ़ा बेकार। या इसके अलावा भी पूर्व की कक्षा में आप लोगों ने कई ऐसे व्यंग्यात्मक रचनाएं पढ़ी हुई होंगी। जैसे सीबीएसई में ही आप लोगों ने पढ़ा है प्रेमचंद के फटे जूते, परसाई जी की रचना है, हरिशंकर परसाई जी की। तो इस तरह ये बिंदुओं के आधार पे आपको उसका ये करना है। लेकिन कैसे, तो उसके लिए क्या होगा, कुछ बिंदुएं आपको दे दी जाएंगी। सबसे पहले है प्रस्तावना यानी प्रारंभ। जो भी विषय दिया जाएगा कुछ निर्दिष्ट बिंदुएं रहेंगे, उसके आधार पर आपको सबसे पहले उसका प्रारंभ करना है, यानी भूमिका उसकी देनी है। उसके बाद क्या है, विषय का प्रतिपादन, यानी विषय जो दिया गया है उस विषय को विस्तार से लिखना है आपको। ये बिंदुओं के आधार पर आपको देखना होगा कि वो विषय किससे संबंधित है, वो वर्णनात्मक है, विचारात्मक है, भावात्मक है, संस्मरणात्मक है या व्यंग्यात्मक है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और उसके बाद क्या होता है, उपसंहार या निष्कर्ष। जैसे आप विस्तार से उन विषयों पर चर्चा कर दे रहे हो, उन विषयों के बारे में बता दे रहे हो, तो क्या हो रहा है कि आप एक निष्कर्ष पे जाओ, जिसको हम उपसंहार भी कहते हैं, कि आप उस विषय को किस दृष्टिकोण से देखते हो, किस नजरिए से देखते हो।
मान लीजिए एक विषय दिया हुआ है बढ़ती हुई जनसंख्या या बेरोजगारी की समस्या, कोई एक विषय है मान लीजिए। तो ये पहला विषय जो मान लीजिए मैंने एक उदाहरण के लिए बताया, बढ़ती हुई जनसंख्या, इसको लेकर आपका दृष्टिकोण क्या है? इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप क्या निष्कर्ष देना चाहते हैं कि कैसे इसको नियंत्रित किया जाए? या दूसरा, जो बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और आप जानती हो कि जैसे बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी तो कई और ऐसी घटनाएं घटेंगी जो समाज के विकास के लिए उचित नहीं है। तो इस विषय को लेकर आपका क्या उपसंहार, आप किस निष्कर्ष पे जा रहे हो? आपका दृष्टिकोण क्या है, नजरिया क्या है? यहां पे यानी इस लेखन के अंतर्गत, इसलिए आपको ये विषय वस्तु के अंतर्गत रखा गया है आपके, कि यहां आप इस विषय को लेकर सोचें और विभिन्न माध्यमों से आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें। जैसा कि पूर्व की कक्षा में अपठित गद्यांश या काव्यांश में हम लोगों ने देखा था अभिव्यक्ति कौशल। तो अभिव्यक्ति कौशल आएगी कहां से? हमारे अंदर। तो अगर हमने अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करना है तो मैंने पूर्व की कक्षा में बताया था कि अपने व्यवहारिक भाषा के ज्ञान को बढ़ाना होगा। कई बार आप लोगों को लगता है कि निबंध बहुत कठिन है। निबंध कठिन नहीं है, ये सारे विषय हमसे संबंधित है, हमारे समाज से संबंधित है, हमारे आसपास से संबंधित है। तो समस्या कहां है? समस्या बस एक ही जगह है, हम लोगों ने उसे कठिन बना लिया है। इसीलिए क्या किया गया, इसे संक्षिप्त कर दिया गया। नहीं तो पहले निबंध का सामान्यतः क्या लिखते थे हम लोग कि सम्यक घटनाओं का क्या होता था, उसमें विस्तार होता था, संबंधित होता था सभी घटनाएं, माने जो बंधा हुआ हो समय के साथ, सम्यक रूप से बंधा हुआ या कसा हुआ। या कई बार हम लोग इसका अर्थ ये लिखते थे निबंध, नी का अर्थ लेते थे नहीं, बंध माने बंधन, जहां बंधन नहीं। निबंध क्या होता था, सब बड़ा होता था, उसमें कई विषयों को एक साथ जोड़ा जाता था। अब मान लीजिए मैंने एक उदाहरण के लिए आपको जो बताया था बढ़ती हुई जनसंख्या या बेरोजगारी की समस्या, क्या आपको लगता नहीं है कि बेरोजगारी की समस्या का संबंध बढ़ती हुई जनसंख्या से? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, उनको रोजगार, जैसे जैसे वो बढ़ेंगे रोजगार की आवश्यकता बढ़ेगी। तब देखिए इन विषयों से शिक्षा का संबंध भी आ जाता है। यानी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं विषय एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए पहले क्या था, निबंधनात्मक लेखन भी इसे कहा जाता था, माने बंधन नहीं होता था। अगर बंधन है भी तो उसको क्या होता, एक साथ जोड़ दिया जाता था, उसको इस तरह से एक साथ कस दिया जाता था कि समझ में ही नहीं आता था कि सभी घटनाओं एक दूसरे से पूरी तरह से गुथी हुई थी, जुड़ी हुई थी, एक दूसरे से गहरा संबंध था उनका। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी इसको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए कहा जाता है। अब उतना विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती हमें। तो हमें इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर इन सभी लेखन को लिखना होगा। धन्यवाद। आप लोग घर में बैठकर इसका अभ्यास करें।